Hey guys, this is नीरज एंड यू वाचिंग क्यू ट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सबका इसके सेशन में। और इस सेशन में मैं ले रहा हूं उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो 2024 में होने वाली है उसकी क्लासेस। और हमने अपना टारगेट रखा है 50/50, यानी मैथ्स में हम लोग स्कोर करने वाले हैं 50/50। तो हम लोग डे 2 है आज हमारी उत्तराखंड डीएलएड की क्लास का। डे 2 में हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आने वाले कुछ दिन अप्रॉक्स 15 दिन तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हम करेंगे। उत्तराखंड डीएलएड के मेरे पास 2 पुराने पेपर के सेट रखे हुए थे, उन्हीं के जो मैथ्स के क्वेश्चन है मैंने लिए हुए हैं। और इस चीज को आप भी बहुत अच्छे से समझते होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना कितना जरूरी है। अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के अलावा, डीएलएड के मैथ्स के अलावा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग या जीके की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आप जा सकते हैं prepadda.in पे, और वहां जाके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है बाय क्यूट्रिक्स, और वहां पे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेगुलर आप क्वेश्चंस को क्विज की फॉर्म में कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे जो उसका मेन फोकस है prepadda.in का, दैट इज क्विज। तो अगर आप वहां पे देंगे रेगुलर, अगर आप क्विजेस देते रहेंगे, एक एक क्विज को दोबारा दोबारा देंगे तो आपको चीजें याद होती रहेंगी। तो इसी के साथ आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी रेडी होता रहेगा और आपका जीके भी रेडी होता रहेगा। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चंस भी वहां पे जल्दी ही ऐड हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप वहां पे विजिट जरूर करेंगे अपने एग्जाम के लिए। और उत्तराखंड डीएलएड के अलावा सी टेट, यू टेट, यूजीसी नेट, इन सब का जो है आपको वहां पे स्टडी मटेरियल मिलने वाला है क्विज के फॉर्मेट में, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा बूस्टअप कर पाओ। चलो जी, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ जो है आपका आपके सामने। उम्मीद करता हूं विजिबिलिटी अच्छी होगी। विजिबिलिटी अच्छी नहीं भी है कोई बात नहीं, आपको चीजें मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर स्कैन कॉपी है और उसी को हमने एडजस्ट यहां पर किया हुआ है। तो चलिए, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है? पाइप एक्स टैंक को 12 घंटे में तथा पाइप वाई टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा पाइप जेड टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भर जाएगा? इंग्लिश वालों के लिए, a pipe X can fill the tank in 12 hours and pipe Y can fill the tank in 8 hours. A third pipe Z empties take 15 hours. If all pipes are open together, then after 5 hours, what portion of tank will be filled? अभी जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क, समय व कार्य से संबंधित है। अगर समय व कार्य की आपको प्रॉपरली बेसिक उसका पहले पढ़ने के अगर आप इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे टॉपिक्स का बेसिक का लिंक मिल जाएगा। इसी चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में हमने सारे लिंक डाल दिए हैं। वहां पे जाके आप सभी को जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस पर आप टैप करके उसमें जितनी भी 2 3 4 वीडियोस हैं उनको आप पढ़ सकते हो। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप उसमें जितने परसेंटेज से शुरू करो और सारी चीजें पढ़ो, क्योंकि आपके डीएलएड में सारी चीजें काम आने वाली हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पाइप एक्स किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करने का जो आपको जनरली बुक में तरीका मिलेगा, वो जो आपको मिलेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मतलब थोड़ा सा लेंदी होगा, यानी पुराना तरीका होगा। आप कोई भी बुक देखोगे, आर एस अग्रवाल देखोगे, क्विकर मैथ्स देखोगे, तो पुराना तरीका होगा। अब अगर उस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे, अब यार आप जी रहे हो 2023 में, 2024 में, और आप अप्लाई कर रहे हो 90s वाला मेथड, तो भैया दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि जो एडवांस बच्चे हैं वो जल्दी क्वेश्चन को कर लेंगे, आपसे जल्दी करेंगे और एक्यूरेटली करेंगे, तो वो ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको एडवांस मेथड ही यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देखो कैसे करना है। पाइप एक्स किसी को 12 घंटे में भर सकता है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये पाइप एक्स है, ये जो है उस टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, भर सकता है। जो पाइप वाई है वो उस टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ठीक हो गया। और जो पाइप जेड है वो 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो खाली के लिए मैं माइनस का सिंबल यूज करूंगा, भरने के लिए मैं प्लस का सिंबल यूज करूंगा। ये क्या है? नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ डेज आप कह सकते हो। ठीक है, ध्यान देना, ये नंबर ऑफ आर है कि कितने घंटे में भरा या खाली किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम डिस्कस करेंगे जो होगा इफिशियंसी, है ना। ये चीजें मैंने बहुत डीप में समझा रखी है बेसिक में, तो वहां जाके आप पढ़ सकते हो। तो इफिशियंसी क्या होती है? देखो, एक्स किसी को 12 घंटे, एक्स जो टैंक है, पाइप है, वो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, वाई 8 घंटे में भर सकता है, जेड 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें इन सबका एलसीएम लेना है, लॉसो लेना है। तो लॉसो लेना आपको आता है ना, क्या करते हैं, 12, 8 और 15 का लॉसो लेते हैं। तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका है कि आप 15 का पहाड़ा पढ़िए, और 15 का जो पहाड़ा होगा, 15 की जो टेबल होगी उसको पढ़ते जाइए। जैसे 15 टू 30, क्या 30 में इन दोनों से डिवाइड होता है? नहीं होता। 15 3 45, क्या इन दोनों से डिवाइड होता है? नहीं होता। ठीक है, तो
15 4 जा 60, तो ऐसे 15, 15 5 जा 75, ठीक है, 15 6 जा 15 7 जा, ऐसे आप करोगे। तो ऐसे अगर नहीं आ रहा है, अगर ऐसे किसी को दिक्कत हो रही है, तो आप जनरली एलसीएम ले लो। कैसे लोगे? 15 12 और 8, ठीक है। तो ऐसे आप एलसीएम लो जैसे एलसीएम को लिया जाता है। तो 3 से करेंगे, पहले 2 से करेंगे, 15 6 4 जा, ठीक है, फिर 2 से 15 3 और 2, ठीक है, फिर 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 2, फिर 5 और 2 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120, यानी हमारा जो एलसीएम हो गया वो क्या हो गया? 120 हो गया। क्या हो गया? 120 हो गया एलसीएम। तो हमारा एलसीएम 120 हो गया। तो अगर 120 एलसीएम है तो हमें क्या करना? तो पहला स्टेप हमने क्या किया? तीनों को लाइन से लिखा, फिर हमने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम ले लिया, तो अब 12 का पहाड़ा पढ़िए 120 में कब जाता है? 12 की टेबल में 120 कब आता है? 10 टाइम्स, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। 8 की टेबल में 120 कब आता है? अब ये आपको करना पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर आपको टेबल याद आती तो आप अच्छे से कर लेते। तो अगर आप 8 से करोगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका 8 5 जा 40 हो जाएगा, यानी 15 बार। फिर 15 अट्ठे होता है 120, 15 8 जा 120 होता है। अब देखो, जो आपकी ये चीज आई ना, इससे आपको मतलब है, और ये है क्या वो समझ लो। ये क्या है? ये आपका एक टंकी है, जो एक पाइप है जो किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। तो 1 घंटे में किया हुआ काम, यानी 1 घंटे में वो 10 यूनिट भरेगा। 1 घंटे में वो 10 यूनिट भरेगा उस टैंक का। जो एक्स पाइप है वो 1 घंटे में कितना भरेगा, ये वो है। वाई पाइप 1 घंटे में कितना भरेगा, ये वो है। जेड पाइप 1 घंटे में कितना खाली करेगा, ये वो है। ये प्लस हो गए दोनों और ये माइनस हो गए। और एक 120 क्या, ये टोटल है। आप ऐसे मान के चलो इसको कि 120 लीटर पानी भरा जाना है टोटल, ठीक है। टोटल 120 लीटर पानी भरा जाना है, जो कि हमारा एलसीएम है। तो x को 120 लीटर भरने में कितना टाइम लगता है? 12 घंटे। y को 120 लीटर भरने में कितना टाइम लगता है? 8 घंटे। z को कितना टाइम लगता है? 15 घंटे। और x 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर सकता है? 10 लीटर। y 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर सकता है? 15 लीटर। z 1 घंटे में कितना पानी खाली कर सकता है? 8 लीटर। तो हम क्या करेंगे कि 1 घंटे में उस टैंक में, भाई सारे पाइप एक साथ खोल दिए ना, तो सारे पाइप हमने खोल दिए, तो 1 घंटे में उस टैंक में पानी है कितना, ठीक है। क्या बोला गया है? तो 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भर जाएगा। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 1 घंटे में कितना भरेगा। तो देखो ध्यान से, 1 घंटे में एक्चुअली कितना भर रहा है, कितने लीटर भर रहा है, तो पहले ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो 15 और 10 25, 25 में से आप 8 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 18। अगर ऐसे दिक्कत हो रही है तो ऐसे कर लो, 25 माइनस 8, सॉरी 17, 17 सॉरी 17 आएगा यहाँ पे, 17, ठीक है, 17 हो गया। तो ये हो गया आपका, 25 में से हमने 8 माइनस करा, 17 हो गया। तो 17 लीटर पानी भरा गया है। कितने में से भरा गया है? 17 लीटर पानी 1 घंटे में भरा गया है। तो ऑब्वियसली 1 घंटे में अगर 17 लीटर पानी भरा गया है, तो 5 घंटे में कितना भरा जाएगा? 17 गुणा 5, ठीक है, 17 5 जा 85 लीटर, 85 लीटर भरा जाएगा। तो 5 घंटे में इतना पानी भर गया है। टोटल कितना भरना था? 120 भरना था, यानी 85 आउट ऑफ 120 हमारा आंसर होगा। अब ये छोटा भी होगा, कट होगा 5 से, तो 5 से इसको कट कर देते हैं, ठीक है। तो 5 1 जा 5 हो जाएगा आपका, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, यानी 17/24 हमारा फ्रैक्शन आ गया, ऑप्शन ए। एक बार दोबारा से मैं ये सब इरेज करके जस्ट कुछ सेकंड्स में आपको बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन को कैसे करना था, क्योंकि पहले मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी है। जल्दी से एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देख लो। एक्स पाइप है, ये इसको 12 घंटे में भर सकता है। वाई पाइप है, ये इसको 8 घंटे में भर सकता है। जेड पाइप है, ये इसको 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो माइनस हो गया, ठीक है। हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया, और एलसीएम क्या हो गया? टोटल कितना लीटर पानी भरना है। एलसीएम हो गया हमारा 120, ये कितना लीटर पानी भरना है? 120 लीटर। तो अगर x टोटल पानी 12 घंटों में भर सकता है, तो 1 घंटे में 12.120 या 12 10 जा 8 15 जा 15 8 जा। तो 1 घंटे में x 10 लीटर भर सकता है, y 1 घंटे में 15 लीटर भर सकता है, z 1 घंटे में 8 लीटर खाली कर सकता है। तो 15 और 10 25 में से 8 गया कितना? 17।
यानी टोटल 1 घंटे में 17 लीटर पानी उस टैंक में भरा जाएगा। खाली भी हो रहा है ना साथ में, तीनों पाइप साथ में खोल देंगे तो भाई भर भी रहा है और खाली भी हो रहा है, तो 17 लीटर पानी होगा। तो 1 घंटे में अगर 17 लीटर है तो 5 घंटे में 17 पंजे 85 लीटर हो जाएगा, 85 लीटर हो जाएगा। और ये 85 टोटल कितना भरना था, 120, यानी 85/120 आपका आंसर। इसको शॉर्ट करोगे तो जाएगा 17/24, दैट इज योर आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो भी टेंशन नहीं लेनी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टाइम एंड वर्क पढ़ो, एक क्लास पढ़ लोगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है और वह 20% का लाभ कमाता है तो उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से आने के लिए आपको फिर से मैं कहूंगा प्रॉफिट लॉस का डिस्काउंट वाला सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे भी आपको समझा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे भी समझाऊंगा पूरा, लेकिन वहां पे और डीप में मैंने समझाया हुआ है क्योंकि वो उसका पर्टिकुलर उसी चीज की क्लास है। देखिए ध्यान से कैसे इस क्वेश्चन को करना है। एक दुकानदार, जब बात अंकित मूल्य की आती है, क्रय मूल्य की आती है, अ शॉपकीपर अलाउ 4% डिस्काउंट ऑन हिज मार्क प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 100, ही हैज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% देन हिज मार्क प्राइस। तो जहां पे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य और डिस्काउंट की बात आएगी तो वहां पे आप ऐसे काम करोगे। देखो कैसे, कोई भी एक चीज है, जैसे मेरे पास ये बॉटल है, ये बॉटल मैं मार्केट में खरीदने गया तो इसमें कुछ लेबल लगा हुआ था, इसमें कुछ लेबल लगा हुआ था कि भाई ये 100 रुपए की बोतल है या 200 रुपए की बोतल है। तो उस पर मुझे दुकानदार ने कुछ डिस्काउंट दिया होगा और फिर मुझे कुछ ये बोतल पड़ी होगी कुछ कुछ रुपए की। तो जिस प्राइस पॉइंट पे मैंने इसको खरीदा वो मेरे लिए क्रय मूल्य है, जिस प्राइस पॉइंट पे मैंने इसको खरीदा वो मेरे लिए क्रय मूल्य है। और अंकित मूल्य क्या है, जिस जो उसमें टैग लगा हुआ था। तो ये तो तय रहा कि जो डिस्काउंट मिलता है वो अंकित मूल्य पर मिलता है, जो डिस्काउंट मिलता है वो अंकित मूल्य पर मिलता है, और जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर होता है दुकानदार को। तो इसको ऐसे हमको करना है। देखो सबसे पहले हो गया कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, मैं क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस लिखूंगा, अंकित मूल्य को इंग्लिश में मार्क प्राइस बोला जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मार्क प्राइस। और फिर हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, समझना ध्यान से। दुकानदार ने किसी एक रुपए में इसको खरीदा होगा, है ना, कुछ प्राइस पे भाई दुकानदार ने पहले इसको खरीदा। फिर अगर वो मुझे, मान लो कि दुकानदार ने 100 रुपए में खरीदा तो वो 100 में तो मुझे बेचेगा नहीं, और डिस्काउंट 100 रुपए में भी देगा नहीं भाई। अगर वो 100 रुपए में डिस्काउंट मुझे दे देगा तो उसको तो नुकसान हो गया। तो वो क्या करेगा, जिस 100 रुपए में वो खरीदेगा इसमें वो लेबल लगाएगा 120 रुपए का, एग्जाम्पल के तौर पे 120 रुपए का एग्जाम लेवल लगाएगा, फिर मुझे वो 120 पे डिस्काउंट देगा और 100 रुपए से थोड़ा बहुत ज्यादा में बेचेगा। तो ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। देखो ध्यान से, अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, ठीक है, और वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है और वह 20% का लाभ कमाता है। यानी दुकानदार ने ये जो चीज है वो 100 रुपए में खरीदी, ठीक है, 100 रुपए में दुकानदार ने खरीदी है, जहां से भी वो खरीद के लाया होगा, ठीक है, और उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको पता है कि अगर 100 रुपए में उसने खरीदी है और 20 रुपए का उसको 20% का उसको फायदा हुआ है, तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 120 रुपए हो जाएगा। ये कैसे निकला 120 रुपए, 20% प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, 100 गुणा 120/100 ये करते हैं हम। सीधे 20 हमने जोड़ा नहीं है, ध्यान रहे 20 जोड़ा नहीं है हमने। 20% प्रॉफिट का मतलब है 120% निकाल दो, 100 इंटू 120/100, तो ये हो गया 120 रुपीज। 100 रुपए में उसने खरीदा, 120 में उसने बेच दिया, मार्क प्राइस बीच में है। क्या बोला है कि 4% का उसने डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट तो हमेशा लेबल प्राइस पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है, अंकित मूल्य पे होता है। तो डिस्काउंट कहां से दिया होगा, यहां से डिस्काउंट दिया होगा, 4% का डिस्काउंट यहां दिया होगा, है ना। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा जो मेरी पुरानी क्लासेस हैं पहले वो पढ़ लो डिस्क्रिप्शन में जाके, तब आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, 4% का डिस्काउंट हो गया, 4% का डिस्काउंट हो गया, हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये डिस्काउंट हो गया 4% का, तो आपको एमपी निकालना है। तो एमपी को आप एक्स मान लो, भाई एमपी को एक्स मान लेते हैं, और 4% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का केस कुछ ऐसा है, जितने भी परसेंट का डिस्काउंट होता है 100 से उतना माइनस कर दो। जैसे कि यहाँ पे 4% का डिस्काउंट हुआ है, तो यानी आप इसको मान लो कि एक्स का 96% आपको निकालना है, क्योंकि 100 माइनस 4 आपका 96 होता है। अगर 10% का डिस्काउंट हुआ होता तो आप 90% कर देते। तो अगर 4% का डिस्काउंट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि एक्स का 96% यानी 96% ऑफ एक्स जो है वो 120 है ना भाई। एक्स पे 4% का डिस्काउंट मिला है, तो हम क्या करेंगे, एक्स इंटू 96/100 इज इक्व टू 120 हो जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 120 इंटू 100/96। अब मुझे लगता है कि 12 की टेबल तो हर किसी को आती होगी,
तो 12 वन ज़ा 12 0 यानी 12 एकम 12 और 12 अट्ठे होता है 96। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 8। अब फिर से हम 2 से कट कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। फिर से 4 से कट करेंगे तो इसको 25 आ जाएगा। तो 25 पंजे आपका 125 हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपको इस वाले को बहुत ही डीप में पढ़ना चाहते हो, केवल इसी क्लास को आप डीप में पढ़ना चाहते हो, तो ऊपर मैं आई बटन पे सिर्फ इस क्लास का लिंक दे दे रहा हूं जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, जनरल टॉपिक्स में पढ़ाया हुआ है। और अगर आप पूरे टॉपिक को पढ़ना चाहते हो, पूरे प्रॉफिट लॉस को पढ़ना चाहते हो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगर आपको दोबारा से सारे बेसिक्स पढ़ने हैं तो भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिलहाल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोगुना किया जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? ठीक है, देखिए ध्यान से। इफ ईच एज ऑफ अ स्क्वायर बी डबल्ड देन द इंक्रीज परसेंटेज इन द एरिया विल बी। तो इसके लिए हमें वर्ग के कुछ फॉर्मूले आने चाहिए। सबसे पहले वर्ग होता क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ग एक ऐसी आकृति है, जैसे आप ये क्यूट्रिक्स लिखा हुआ देख रहे हो ना, एक वर्ग में है। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है, जिसमें बना दे रहा हूं यहाँ पे, वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जो आपका क्या करती है, एक मिनट, अच्छा मिनट नहीं है, रुक जाइए एक सेकेंड। ये मैंने बना दिया एक छोटा सा वर्ग। वर्ग एक ऐसी चीज है जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं और उसके कुछ फॉर्मूले हैं, यानी स्क्वायर के कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि वर्ग का परिमाप। परिमाप क्या होता है? इन चारों भुजाओं का योग जो है परिमाप होता है। अब मान लो कि एक भुजा जो है 4 सेंटीमीटर की है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर की, तो चारों भुजाएं 4 4 की होंगी, क्योंकि मैंने क्या कहा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो 4 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी 16 इसका परिमाप हो जाएगा, है ना। यानी 4 गुणा 1, 4 गुणा 4 भी आप कह सकते हो इसको, यानी जो भी भुजा होगी उसको 4 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया परिमाप। फिर होता है क्षेत्रफल, यानी ये वाला एरिया। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुणा 4, यानी जो भी उसकी भुजा है उसका वर्गमूल, वर्ग का वर्ग निकालना है या उसका स्क्वायर निकालना है, उसी नंबर को स्क्वायर से गुणा कर देना है। ठीक है, तो इस केस में आपका 4 आ गया, तो 4 ही है, तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। तो जो एरिया होता है आपका वो क्या होता है? आपका साइड इंटू साइड आपका इसका एरिया होता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए, अब हमसे क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। किसी वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, तो मान लेते हैं कि एक वर्ग है हमारा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ भी एग्जाम्पल ले लेना है। ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। दूसरा वर्ग ले लेते हैं, दूसरा वर्ग ले लेते हैं। तो इसमें इसकी भुजा को दोगुना किया जाएगा। दोगुना यानी ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ध्यान दीजिएगा। तो भाई इसका क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा गुणा भुजा, यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 16। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 8 गुणा 8, यानी इसका हो जाएगा 64। तो आपको यह बताना है कि 16 से 64 कितना परसेंट बढ़ा, कितना प्रतिशत बढ़ा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कितना प्रतिशत बढ़ा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले 64 माइनस 16 अपॉन 16 इंटू 100। ठीक है, ऐसे करना है आपको। हालांकि और भी तरीके होते हैं, लेकिन हम ऐसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले 64 में से 10 को माइनस करो, कितना आ जाएगा? 54। 54 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना है? 48, यानी 48 अपॉन 16 इंटू 100। 16 3 जा 48, तो ये हो गया 300%, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं करना था, सिर्फ एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, या सबसे बढ़िया, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, इसको आप याद कर लीजिए कि अगर किसी वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल 300% बढ़ जाता है। ठीक है, 300% बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगर आपको इन टॉपिक्स को डीप में पढ़ना है तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको पढ़ना पड़ेगा उन टॉपिक्स को। ठीक है, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है वहां पे वो चीजें, क्योंकि तभी आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, क्या आप उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं? अभी जाइए इन पर और उत्तराखंड डीएलएड के सभी विषयों की प्रैक्टिस करिए और अपने एग्जाम को बूस्टअप दीजिए। विजिट prepata.in पावर्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है
प्रथम 25 धनात्मक पूर्णांकों का औसत बताइए। अब औसत आपको पता ही है क्या होता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 25। जैसे कि मान लो मेरे पास 4 नंबर हैं, 4 3 2 1, इसका मुझे औसत निकालना है, इसका मुझे एवरेज निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे उसके लिए इन सबको जोड़ना पड़ेगा एक, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कितने नंबर हैं टोटल, 4 नंबर हैं, तो 4 से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, तो 4 और 3 7, 8 9 और 1 10, तो 10/4। तो ये इसका औसत हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हम एवरेज कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 25 धनात्मक पूर्णांक, 25 पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर 25 क्या होते हैं, 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करते करते हमको 25 तक जाना है। इन सबको जोड़ना है और फिर 25 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये हमें जो एवरेज का फॉर्मूला कहता है वो यही कहता है कि भाई 25 नंबर को जोड़ो और 25 से डिवाइड करो, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम ये नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम जी रहे हैं 2023-24 में, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम बहुत शॉर्ट तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे नंबर्स का एवरेज निकालना है, पूर्णांक औसत निकालना है जो नंबर कंटिन्यूअसली हो, जैसे कि समझना, इस क्वेश्चन के अलावा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कि मैं औसत निकाल रहा हूं 3 4 5 6 7, इन नंबर्स का मुझे औसत निकालना है। तो एक तरीका तो हमारे पास है, जो अल्टरनेट मेथड है, वो क्या है कि सबको जोड़ दो और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 कर दो। ठीक है, ये कर दो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ऐसा कोई केस आ, देखो एग्जामिनर इतना पागल तो है नहीं कि आपको वो 25 नंबर ऐड करने के लिए बोलेगा, है ना। तो उसने कुछ आपसे एक्सपेक्ट किया है कि आप इसको जल्दी कर लो, तो आपको कैसे करना है वो आपसे पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, ऐसा केस जहां पे जितने नंबर्स का हमसे औसत पूछा गया है उसके बीच का जो अंतर है वो इक्वल है। जैसे कि इसके बीच का अंतर 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। तो जहां पे अंतर हमारा सेम है, वहां पे हम क्या करते हैं, हम सारे नंबर्स को देख लेते हैं कि नंबर कितने हैं, और उसका बीच वाला नंबर निकालते हैं। जैसे नंबर देख रहे हो ना, तो नंबर का बीच वाला नंबर क्या है भाई, 2 नंबर इधर चले गए, 2 नंबर इधर चले गए, तो बीच में बचा हमारा क्या, 5 बचा। क्या बचा बीच में, 5 बचा। तो जो बीच वाला नंबर है वही हमारा उसका औसत होता है, हमारा एवरेज होता है। ठीक है, वही हमारा एवरेज होता है, जो बीच वाला नंबर होता है। कब, जब उसका डिफरेंस सेम हो। जैसे कि एक और एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूं, जैसे मान लो मुझे निकालना है 21 23 25 27 और 29। अगर आप देखोगे तो ये सारों के जो बीच में गैप है, सारे नंबर्स के बीच में दो दो का गैप, 21 22 23। ठीक है, 23 24 25 25 26 27 27 28 29। तो इन सब का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 25 होगा। चाहे आप जोड़ के डिवाइड कर लो तब भी इसका एवरेज वही आएगा, 25। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे भी आप कर सकते थे। अब अगर मान लो कि बीच वाला नंबर अगर हमारे पास ऐसा आ गया, तो सर बीच वाला नंबर कैसे निकालेंगे हम, तो दो तो इधर चले गए, दो इधर चले गए, तो बीच वाला नंबर क्या होगा भाई, डेफिनेटली ना इन दोनों के बीच का नंबर होगा। 23 और 25 के बीच में कौन सा नंबर होगा, बीच में 23 और 25 के बीच में कौन सा नंबर है, एकदम बीच में इनके कौन सा नंबर है, 24 है भाई। अंडरस्टूड है ना, 24। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करो, सिंपली अगर ऐसे नंबर हैं तो 23 + 25 डिवाइड बाई 2 कर लो। आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। तो इसको आप करोगे तो कितना होगा, 5 और 3 8, 2 और 2 4 बट्टा 2 24। तो इसका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसको मैं आपको वेरीफाई करके भी दिखा देता हूं, अगर किसी को डाउट हो रहा है। तो अगर मुझे निकालना है तो 3 + 4 + 5 + 6 + 7 अपॉन 1 2 3 4 5, तो जोड़ दो। 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, तो 25/5 आंसर आ गया 5। तो इसी अप्रोच पे हमें जो हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको भी हमने करना है। ठीक है, देखो ध्यान से। अब देखो 25 पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो हमें 1 से लेके 25 तक का बीच वाला नंबर ढूंढना पड़ेगा, है ना। बीच वाला नंबर ढूंढना पड़ेगा। क्या होगा बीच वाला नंबर भाई, 1 से लेके 25, यहां होगा 24, यहां होगा 2, यहां होगा 3, यहां होगा 23। लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। 25 का आधा करो, देखो 25 का आधा यानी 1 से लेके 12 तक यहां, 1 से लेके 12 तक यहां, और 12 नंबर ये हो गए, और 14 से लेके 25 तक यहां 12 नंबर ये हो गए। तो 12 और 12 24 नंबर, यानी बीच में कौन सा नंबर आएगा, 13 आएगा बीच में। भाई 1 से लेके 25 तक में 13 बीच में आएगा ना, 13 बीच में आ रहा है। तो 13 अगर बीच में आ रहा है तो जो हमारा एवरेज है वो क्या होगा,
13 ही होगा। आप करने के पूरा लिख के देखना चाहो लिख के रख लेना, देख लेना, तो 13 ही मेरा आंसर है। तो इसमें कुछ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिंपली आपको देख लिया 25 है तो हमें क्या करना है, 25 को दिमाग में रखना है कि 12 नंबर इधर 12 नंबर इधर, तो बीच में बचा 13, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्या है देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक पिता अपने पुत्र के दोगुनी उम्र का है, 20 साल पहले वो अपने पुत्र की उम्र का 12 गुना था, उसकी वर्तमान आयु क्या है। A father is twice as old as his son. 20 years back, he was 12 times as old as son. What are the present ages? मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस जाके दोबारा पढ़ो। ठीक है, वहां पे इतना अच्छे से मैंने इसको समझा रखा है कि आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप एक्स मान के भी कर सकते हो, आप रेशियो से भी कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रेशियो से करो, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, देखो अब मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से बताता हूं कि कैसे करना है। सबसे पहले मैं एक्स मान के बताऊंगा। एक पिता अपने पुत्र की दोगुनी उम्र का है, वर्तमान की बात की गई है कि जो वर्तमान में पिता की आयु है पुत्र की दोगुनी है। तो हम मान लेते हैं कि जो पुत्र है वो सन हम मान लेते हैं और पिता को फादर बोल दे रहे हैं। तो सन की आयु अगर एक्स है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, दोगुनी, 2x हो जाएगी वर्तमान आयु। 20 वर्ष पहले, तो यानी 20 वर्ष पहले चले जाते हैं, यानी एक्स में से 20 वर्ष माइनस कर दिए और इसमें से भी 20 वर्ष हमने माइनस कर दिए। 20 वर्ष पहले पुत्र की आयु थी x माइनस 20 और पिता की आयु थी 2x माइनस 20। ठीक है, 20 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की उम्र का 12 गुना था। 12 गुना था, कौन था, ये 12 गुना था, ये फादर है ये सन है। ठीक है, अब 20 वर्ष पहले हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है ना, क्योंकि हम 20 वर्ष पहले जा चुके हैं, हम पास्ट में जा चुके हैं टाइम मशीन से। तो हम अगर 20 वर्ष पहले जा चुके हैं तो ये दोनों बराबर तो नहीं है। 20 वर्ष पहले ये आपका 12 गुना है, किसका 12 गुना है, अपने ऑलरेडी 12 गुना है ना, क्योंकि हमने इक्वल कर दिया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर जो है 12 से गुणा करेंगे, बैलेंस कर दिया। इस चीज को आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि मान लो 20 वर्ष पहले जो पुत्र है उसकी आयु जो है आपकी 12 वर्ष थी मान लेते हैं, और जो पिता है उसकी आयु आपकी 48 वर्ष थी। ठीक है, तो हमने इक्वल कर दिया। क्या ये इक्वल है, नहीं है ना, क्या इक्वल है, नहीं है। तो इक्वल करने के लिए हमें यह पता है कि जो पुत्र है जो पिता है वो इसका 4 गुना है, अभी मैंने 4 गुना ही दिखा रखा है, 4 गुना है। तो हमें इक्वल है क्या, दोनों नहीं है। इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भले ही फादर 4 गुना है तो इक्वल करने के लिए हमको 4 से यहां गुणा करना पड़ेगा। तो वही चीज मैंने यहां पे भी करी है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। हमेशा उल्टा करते हैं जिससे कि चीजें बैलेंस हो जाए। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जाएगा 12x माइनस 12 दूनी 24, 240 बराबर 2x माइनस 20। एक्स को इधर लेके जाइए, 240 को इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 12x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस का 240। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12x माइनस 2x हो जाएगा 10x, तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 240 माइनस 20 इज 220। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 22। यानी जो पुत्र की आयु है वो 22 वर्ष आ गई और जो पिता की आयु है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 44 वर्ष। 22 दूनी 44। तो आपसे पूछा गया है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर होगा 44 और 22 वर्ष। तो ये तो जो आपका तरीका था, ये आपका तरीका है कौन सा वाला, जो आपको एक्स है, जो ट्रेडिशनल मेथड है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। हालांकि स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरा सेम जो है आपको स्लाइड में ये चीज बता देता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलो जिसको डिलीट कर दिया जाए, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, दूसरे तरीके से। तो प्रेजेंट को हम पी से दिखाएंगे, शॉर्टकट तरीका है ये। वर्तमान कितना है, ये है आपका फादर और ये है आपका सन। वर्तमान आयु कितनी है, रेशियो कितना है, 2:1। अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु 2 होगी। 20 वर्ष पहले, तो यानी 20 वर्ष पहले चले जाते हैं, यानी 20 वर्ष का यहाँ पे गैप हो गया। वो अपनी पिता कितना है, 12 गुना है, यानी अगर पुत्र 1 है तो ये 12 है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बीच का डिफरेंस इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 0 है, ये 0 है। तो आप एक काम करो, ये मेथड ना अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इस मेथड को मैं स्किप करवा रहा हूं, क्योंकि इसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीजें बहुत डीप जानी पड़ेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि जो आपको ये वाला मेथड था, एक्स वाला मेथड था, ये समझ में आया होगा। ऐसे ही आप फिलहाल क्वेश्चन को करो। और अगर आपको किसी को शॉर्टकट में पढ़ना है तो शॉर्टकट के लिए आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए यार आपको प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और वो है, आप इसमें जाके पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अभी प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। यदि
आपको दे रखा है यू एन इज इक्वल टू 1/n। क्वेश्चन विजिबल है सबको, मैं लिख दे रहा हूं। अगर आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन, आपको विजिबल हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ यू एन इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/n प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5। तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको un की एक वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है, un की वैल्यू 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ये वैल्यू हमको दी हुई है। तो un की वैल्यू निकल जाएगी और उसको निकालने के बाद हमें 1 2 3 की वैल्यू निकाल देनी है, सिंपल। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं जो हमारा ही था इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, हमें थोड़ी जगह मिल जाएगी। ठीक है, देखो तो कैसे करना है, तो यू एन इज इक्वल टू, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारा एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि नीचे अगर डिनोमिनेटर या जिसको हिंदी में हर कहा जाता है वो अगर डिफरेंट है तो सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो n और n प्लस 1 है, तो n का जब आप टेबल पढ़ोगे तो n प्लस 1 टाइम जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 माइनस का n। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो n से n कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका यू एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/n n प्लस 1। अब यहां से आपको सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। कैसे, u1 u2 u3 u4 u5 निकालना पड़ेगा। तो जैसे आप u1 कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, देखो n की जगह पे 1 रख दो बस, तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू 1 प्लस 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो 1/1 प्लस 1 2। तो यानी आपका u1 क्या हो गया, u1 हो गया आपका 1/2 हो गया, ये u1 हो गया। अब हम u2 निकाल लेंगे, ऐसे ही u2 निकाल लेते हैं। तो n की जगह 2 रखना है, नहीं 1/2 इंटू 2 प्लस 1, यानी 1/, ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 दूनी 6, यानी हो जाएगा 1/6। तो यहाँ पे हमारी u2 की वैल्यू भी आ गई, कितनी आ गई 1/6। समझ में आया। उसके बाद इसी तरह हम u3 की वैल्यू निकाल देंगे। तो u3 की वैल्यू की जगह 3 रखेंगे, 1/3 इंटू 3 प्लस 1, यानी 1/3 और 1 4 तियाँ 12। ठीक है, 4 तियाँ 12। तो u3 की वैल्यू हो जाएगी 1/12। उसी की तरह हम लोग u4 की वैल्यू भी निकालेंगे, तो जगह 1/4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 1, यानी 1/4 और 1 5, और ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो u4 की वैल्यू हो जाएगी 1/20। अब आगे बढ़ेंगे u5 की तरफ। तो u5 जो होगा हमारा वो होगा 1/5, 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/5 और 1 6 पंजे 30, 1/30। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। 1/20 1/30 u5 तक वैल्यू आ गई। अब हमको इन सब वैल्यूज को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो फिलहाल मैं जो ऊपर मैंने किया हुआ था इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, क्योंकि जगह हमारे पास थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर दूंगा, ऊपर वाले सेक्शन को ऊपर मैं ऐड करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं जो मैंने पहले एलसीएम लेके सॉल्व किया हुआ था। तो कैसे करेंगे इसको, हमें क्या करना है, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5, यानी 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, यही तो करना है। हालांकि एक जीपी बन रहा है, जीपी अगर किसी को नहीं पता है तो सिंपली आप ऐड कर दो इसको। तो ऐड करने के लिए आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, सबका एलसीएम 30 आपका एलसीएम हो जाएगा, ये वाला सबसे बड़ा नंबर है। तो 2 से 30 15 बार जाता है, 2 15 30, यानी 15 एकम 15, 15 1 15, 6 5 30, 5 1 5, ये तो सबको आता ही होगा। अब ये 12, अच्छा मैंने एलसीएम गलत ले लिया, क्योंकि 12 का जो है 30 में नहीं जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, एलसीएम 30 नहीं हो सकता, 60 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, 60, क्योंकि 12 की टेबल में 30 नहीं आता है। तो 2 कितने जा, 60, 30 जा, 30 1 जा 30, प्लस 6 10 जा, यानी 10 1 जा 10, 12 पंजे 60, यानी 5, 20 3 60, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 30 दूनी 60, यानी 2। जोड़ देते हैं इसको, 30 और 10 40, और 5 45, 45 और 5 50, यानी हो जाएगा 50/60। 0 से 0 काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5/6। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। कुछ नहीं किया हमने, यूएन को सॉल्व किया। और एक बात, अगर आप चाहो, देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर आप चाहो ना, तो जो मैंने सॉल्व किया था, जो मैंने फॉर्मेट में चेंज किया, जो मैंने ये बनाया, ये बिना बनाए भी सॉल्व कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन देखो आपके सामने है, आपको सिंपली क्या करना है, ये देखो दिख रहा है ना, आपको सिर्फ यू एन की जगह 1 रख लो, और इसमें भी रख सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा, बस ये है। ठीक है, थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को इसका जो सोल्यूशन है, ये जो मैं कर रहा हूं, ये चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपको किसी ना किसी तरीके से सोल्यूशन को भेज दिया जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है आज का, है
यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, विजिबिलिटी है नहीं है, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, चलो जी पढ़ने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये इंग्लिश में है, ये आपका हिंदी में दे रखा है, ठीक है। यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका लॉसो यानी एलसीएम 48 है, उन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, मौसो क्या होगा, ठीक है। तो हिंदी में जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हिंदी में हमसे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 48 देन द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स विल बी, ठीक है। दो नंबर का एचसीएफ क्या होगा। अब मैं इसको छोटा कर देता हूं जिससे कि हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए जगह मिल जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि भाई दो चीजों का जो अनुपात है, दो संख्याओं का, वो 3:4 है। तो अनुपात वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, हमारे पास जो रेशियो दे रखा है 3:4, तो हम ये मानेंगे कि पहला नंबर हमारा 3x है, दूसरा नंबर हमारा 4x है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर किसी को बिलीव नहीं हो रहा तो मैं पेपर हाथ में पकड़ के दिखा देता हूँ, पेपर मेरे पास नीचे रखा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो पेपर भी देख सकते हैं। चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पेपर, मुझे 1 मिनट देना, ठीक है। ये देखो भाई, प्रीवियस ईयर पेपर है पूरा, इसी पेपर के क्वेश्चन है सारे, ये इसी साल का 2023 का ही पेपर है जो हो चुका है, ठीक है, 25 मई को। तो 3x और 4x, ठीक है। तो 3x और 4x हो गया। अब इसका एलसीएम कितना होगा, बहुत आसान है, 3 4 12 और x, कोई x स्क्वायर मत कर देना क्योंकि x तो कॉमन होगा ना, x कॉमन होगा, तो 12x इसका एलसीएम हो गया, सिंपल। तो भाई एलसीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 48, यानी जो लॉसो दे रखा है वो 48 है, यानी जो 12x की वैल्यू है वो 48 हो गई। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 48/12 यानी 4 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 4 हो गई। अगर x की वैल्यू 4 है तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 3x = 3x × 3 × 4, यानी जो पहला नंबर है हमारा वो 12 हो गया, जो दूसरा नंबर है 4x यानी 4 × 4 यानी दूसरा नंबर हमारा 16 हो गया। 12 और 16 दूसरा नंबर हो गया हमारा, गॉट इट। तो 12 और 16 हो गया, ये इतना ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो अब ये नंबर हमारे पास आ गए, इन दोनों का हमें HCF निकालना है, यानी मौसो निकालना है। मौसो कैसे निकालते हैं, 12 से सिंपली 16 को भाग दे दीजिए, तो 12 1 कम 12 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, फिर 4 से इस 12 को भाग देंगे हम लोग, 4 3 12, ये कट गया। तो जब ये पूरा कट जाता है, कुछ रिमाइंडर या शेष नहीं बचता है, तो जो हमारा भागफल होता है वही हमारा आंसर होता है, यानी जो इसका मौसा होगा वो 4 होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो नंबर थे, उसका एक्चुअल एलसीएम 12x आया, 12x की वैल्यू 48 रखी, 48 रखी, x का मान आया, उससे हमने दोनों संख्याएं निकाली, 3 चक्को 12 और 4 चक्को 16, और उसका एचसीएफ हमने निकाला, दैट इज 4। आंसर हमारा 4 हो गया। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, और हमारा टारगेट है अगले 2024 में जो आपका मैथ्स का जो आपका डीएलएड का पेपर होना है, सभी विषयों में आप हम पूरा का पूरा स्कोर करेंगे, कम से कम गणित में इस क्लास के थ्रू तो करेंगे ही करेंगे। बाकी चीजें आपको prep@.in पे मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जम के तैयारी करो, एक एक क्विज को 2 2 बार 3 3 बार दो, तो अपने आप चीजें याद होती रहेंगी, और क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। कम से कम जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड तो वहां से तैयार आपका हो ही जाएगा, मैथ्स आपकी यहां से तैयार हो जाएगी, रीजनिंग भी आपकी यहीं से प्रिपेयर हो जाएगी। मैथ्स की क्लासेस चलेंगी, रीजनिंग की क्लासेस हम लोग अगले साल 2024 में ही शुरू करेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग अभी से लेके चल रहे हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी होंगी। मिलेंगे आप लोगों से कल डे 3 में, आज डे 2 था, डे 3 में फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा, और जो प्रीवियस ईयर का जो सीरीज हमारा चल रहा है ये चलता रहेगा ऐसे ही। और ये डे 2 जो मैंने लिखा है ये केवल प्रीवियस ईयर के लिए नहीं है, जब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे, देखते हैं कितनी क्लासेस डीएलएड के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो, अगर इस वीडियो को आप, आज का दिन है 16 अगस्त है, अगर आप 16 अगस्त को ये क्लास नहीं देख रहे हो, आप बहुत लेट देख रहे हो, जनवरी फरवरी में देख रहे हो 2024 में, तो ये पूरी सीरीज को, पैटर्न को फॉलो करना, तभी आप जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर। क्या आप उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं? अभी जाइए prep@.in पर और के सभी विषयों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और अपने एग्जाम को बूस्ट अप दीजिए। विजिट prep@.in